CH86 बहुत नीड है प्लीज। विधान की घबराहट। अब तक वीर मिस खुराना, ये क्या हद की तुमने? हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी कैसी की तुमने? क्या इसीलिए तुम्हें जॉब पर रखा गया था? उसकी आवाज में इस वक्त बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था रिधान की ऐसी हालत का। मेघा, प्लीज प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो बॉस का बेटा है। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, वो दोनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। वीर, बस छोटी सी गलतफहमी हो गई थी मिस खुराना। इसे तुम छोटी सी गलतफहमी कह रही हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो छोटा सा बच्चा इस वक्त किस हाल में है? या फिर हमें जरा सा और लेट हो जाता तो वो हमें और कितनी बुरी हालत में मिलता? एक छोटे से बच्चे के साथ तुम्हारा इतना खराब बर्ताव डिसगस्टिंग मिस खुराना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो तुम। काश कि मैंने तुम्हें इस कंपनी के लिए सिलेक्ट ही न किया होता तो आज ये ना हुआ होता। वीर की बातें सोचकर कि सच में उसे जरा सा और लेट हुआ होता तो क्या होता। उसकी बातें सुनकर विधान का जबड़ा कस गया और उसका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वहीं मेघा तो थर थर कांपने लगी थी विधान के गुस्से को देखकर कि क्या हाल करने वाला है विधान उसका। अब आगे मेघा, आई एम सो सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं, यू वोंट गेट अ चांस इन द फ्यूचर, आगे तुम ही मौका ही नहीं मिलेगा। विधान की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर मेघा के साथ साथ वहां खड़े सभी डर से कांप उठे। वो मेघा की बातों को बीच में ही काटते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, विधान विधान, रॉबर्ट कभी बच्चों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठता, अदरवाइज फॉर दिस मिस्टेक ऑफ योर्स even your dead body would not have been available to your family members, did you understand? वरना तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी लाश तक तुम्हारे परिवार वालों को नसीब नहीं होती, समझी तुम? But don't think that I will let you go just like that, पर ये मत सोचना को तुम्हें ऐसे ही मैं जाने दूंगा। वीर, ओबरॉय should ban this from all the companies right now. वीर, अभी के अभी इसे ओबरॉय को सारी कंपनियों से इसे बैन करो। This news should reach everyone, that if any company gives job to this girl, then Vidhan Oberoi will not waste even 2 minutes in ruining it. यहाँ तक कि ये खबर सभी तक पहुँच जानी चाहिए कि इस लड़की को अगर किसी भी कंपनी ने जॉब दिया तो उसे विधान ओबरॉय 2 मिनट नहीं लगाएगा बर्बाद करने में। वीर, यस बॉस, इतना बोलकर वीर वहां से बाहर की ओर चला गया। वहीं मेघा तो विधान की बात सुनकर मानो पागल सी हो गई। उसके पैरों तले की तो जमीन ही खिसक गई। वो विधान के सामने अपनी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेघा, बॉस बॉस प्लीज आप ऐसे मत करिए, मुझे जॉब की बहुत नीड है, प्लीज बॉस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस एक मौका देने दीजिए, प्लीज ऐसे मत करिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बॉस प्लीज बॉस। लेकिन विधान पर उसकी किसी भी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसका ये कहना कि उसने जो भी रिधान के साथ, उसके जान से भी प्यारे भाई के साथ जो भी किया, वो बस उसकी एक छोटी सी भूल थी, एक छोटी सी गलती थी। ये बात तो विधान का पारा और भी हाई करने के लिए काफी थी। उसकी बातें सुनकर वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया और अपनी गुस्से भरी डरावनी सी आवाज में बोला, विधान चुप, बिल्कुल चुप, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए मजबूर हो जाऊं। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। लड़की गाइस, गार्ड्स इसे अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से बाहर निकाल फेंको। विधान की आवाज सुनकर गाइस जल्दी से अंदर आए और घसीटते हुए मेघा को लेकर चले गए। विधान भी तुरंत अपने केबिन की ओर चला गया रिधान के पास। वहीं दूसरी ओर रोहन का फार्म हाउस। सभी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में थे, जहां विधि रिद्धि के गले लगे हुए खड़ी थी और जानवी और आध्या भी रोहन के गले लगी हुई थी। फिर विधि उनसे दूर होकर बोली, विधि, भाई भाभी का और अपना ख्याल रखना। वैसे भी भाभी की एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी को भी तो अब 5 मंथ पूरे कंप्लीट हो ही गए हैं। डिलीवरी की डेट से कुछ दिन पहले ही हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मेरी बातों का ध्यान रहे कि भाभी की देखभाल में कोई कमी ना रह जाए। मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूं कि जब आपको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है तो हम आपके पास नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगा। बस एक बार जानू और आध्या ठीक से सेटल हो जाए विला में और जानू को एक अच्छी जॉब मिल जाए तो जल्दी ही मैं आ जाऊंगी, और जब तक बेबी ना हो जाएगा तब तक वहीं रहूंगी आप दोनों के पास। ये दोनों बाद में आ जाएंगी, अब मैं चली हूँ। आज रुकना तो चाहती थी, लेकिन आप दोनों को तो रिधान का पता हो है वो कितना जिद्दी है, और आज पता नहीं क्यों उससे बात करने के बाद से ही मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है।
हमें अब चलना होगा, वैसे भी अगर मुझसे पहले वो घर पहुंच गया और मुझे नहीं देखा तो फिर रोने लगेगा। BYE भाई भाभी। विधि उसने इजाजत लेते हुए BYE करके गाड़ी में बैठ गई तो फिर आध्या और जानवी भी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विला आते आते अंधेरा हो गया था और शाम के 6:30 हो गए थे। आते ही विधि ने दोनों को उनका कमरा दिखाया और उन्हें कमरे में जाकर आराम करने को बोलकर विधि भी फ्रेश होने सीधा अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर थोड़ी ही देर में कमरे से बाहर आए और आकार सीधा किचन में चली गई। उसे किचन में आता हुआ देखकर सभी सर्वेंट सिर झुकाकर एक साइड खड़े हो गए। तभी उनमें से एक सर्वेंट विधि से बोला, सुमित सर्वेंट, लेडी बॉस अगर कुछ चाहिए हो तो आप हमें बता दीजिए। विधि, नहीं सुमित, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हम तो रात का डिनर बनाने आए हैं। और ये लेडी बॉस मत कहा करिए, आप सभी हमें नाम से भी तो बुला सकते हो ना। जो भी कहना हो वो अपने बॉस को बोलो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी आप हमसे बड़े हो तो आप नाम ले सकते हो, ठीक है। सुमित, आप ये क्या कह रही है? आप हमारे बॉस की वाइफ है तो हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? बॉस हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। आप जब डिनर बना हो रही है तो हाँ, सभी जाकर जरा बाहर का कुछ काम देख लेते हैं। विधि की पूरी बातें सुने बिना सुमित बोला और जल्दी से किचन से बाहर चला गया, क्योंकि वो जानता था विधि उसे उसका नाम लेने पर जरूर ही मजबूर कर देगी, जो उनके लिए बाद में खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो सभी विधान के रग रग से अब तक अच्छे से वाकिफ हो गए थे। सुमित के पीछे पीछे बाकी सर्वेंट भी किचन से 9-11 हो गए, जिसे देख विधि देखती ही रह गई। फिर सब कुछ इग्नोर करते हुए डिनर बनाने में जुट गई। 1.5 घंटे में विधि ने पूरा डिनर कंप्लीट कर लिया और उनसे वही रखकर किचन से बाहर निकली। इतने में विला के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर विधि किचन से सीधा आकर हॉल में खड़ी हो गई और बेसब्री से अपने पति और बेटे का इंतजार करने लगी। इतने में उसे विधान को अपनी गोद में लिए हुए आता हुआ दिखा और उनके ठीक पीछे वीर भी था। रिधान का फेस पूरी तरह से विधान के सीने में छुपा हुआ था, जिस वजह से वो उसकी चोटों को नहीं देख पाई थी। अंदर आते ही विधान की नज़र सीधा विधि पर पड़ी, जिसे देख कुछ पल के लिए उसके कदम थम से गए और रिधान पर उसकी पकड़ कस गई। लेकिन जल्द ही खुद को नॉर्मल दिखाते हुए विधान विधि से बोला, विधान तुम डिनर लगाओ, मैं रिधान को कमरे में सुलाकर और फ्रेश होकर अभी आता हूँ। ये गाड़ी में ही सो गया था, वैसे भी मैंने इसे बाहर ही खिला दिया था, इसकी चिंता मत करना। भूख बहुत लगी है तो जल्दी से डिनर लगा, वाइफी मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर बिना एक भी पल गंवाए रिधान को लिए हुए अपने कमरे में जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। इसे ऐसे भागते देख विधि वीर को देखते हुए बोली, विधि भाई आज इन्हें क्या हो गया, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और इतनी हड़बड़ी में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? वरना आज से पहले तो मैंने कभी भी इन्हें खाने के लिए इतना डिप्रेस्ड होता हुआ नहीं देखा था। विधि वीर को भाई ही कहकर बोलती थी, क्योंकि था तो वो विधान की ही एज के आसपास का ही ना। वीर, नहीं विधि ऐसा कुछ नहीं है, काम आज ज्यादा था तो थक गया है और इसने आज लंच भी नहीं किया है, बस इसलिए ही तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना बोलकर वो भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। ओबरॉय विला में विधान ने उसे अपने बराबर का हक दिया था तो उसका भी खुद का कमरा था। दोनों को ऐसे जाता देख विधि के मन में खटका, लेकिन फिर उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए विधि किचन में चली गई। थोड़ी ही देर बाद तीनों विधि, विधान और वीर डाइनिंग एरिया में थे और अपने अपनी चेयर पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। विधि ने जानवी और आध्या का डिनर उनके कमरे में ही भिजवा दिया था, क्योंकि शाम से ही आध्या की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए जानवी ने उससे उनका डिनर कमरे में ही भिजवाने के लिए बोल दिया था। रिधान की हालत के बारे में सोच कर विधान और वीर के गले से तो एक भी निवाला नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन विधि के नाते दोनों ने ही थोड़ा बहुत जबरदस्ती खा लिया। लेकिन विधि की प्लेट वैसे के वैसे पड़ी थी जैसे वो तो यहाँ थी, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। वीर अपना डिनर करके सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे जाता देख विधान ने विधि की ओर देख उसकी प्लेट पर नजर जाते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वो उससे देखकर बोला, विधान वाइफी कहाँ खोई हो, डिनर क्यों नहीं कर रही हो तुम? विधि, विधान जी पता नहीं क्यों आज जब से मैंने रिधु से बात किया था कॉल पर, तब से मुझे अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा। उसकी बातें सुनकर विधान उसे देखता जी रह गया और मन ही मन सोचा कि विधि कैसे रिएक्ट करेगी रिधान को देखकर। विधान सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी चेयर को उसकी चेयर के बेहद करीब करके बैठ गया
और उसकी प्लेट से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर विधि ने मुंह खोल दिया और खाने लगी। अपनी बातों में उलझाकर विधान ने उसे ठीक से डिनर करा दिया। डिनर करने के बाद विधान उसे लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। साथ ही आज पहली बार रिधान को घबराहट हो रही थी विधि के रिएक्शन को लेकर। क्या होगा जब विधि देखेगी रिधान की ये हालत? क्या आएगी दोनों के बीच इस बात को लेकर दूरियां या मना लेगा विधान विधि को? कैसा होगा आदित्य का रिएक्शन आद्या को अपने ही विला में देखने के बाद जानने के लिए पड़े। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 87 डैड की गर्लफ्रेंड विधि की चुप्पी। अब तक वीर नहीं विधि, ऐसा कुछ नहीं है, काम आज ज्यादा था तो थक गया है और इसने आज लंच भी नहीं किया है, बस इसलिए ही तुम ज्यादा सोच रही हो। इतना बोलकर वो भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। ऑबरॉय विला में विधान ने उसे अपने बराबर का हक दिया था तो उसका भी खुद का कमरा था। दोनों को ऐसे जाता देख विधि के मन में खटका, लेकिन फिर उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए विधि किचन में चली गई। थोड़ी ही देर बाद तीनों विधि, विधान और वीर डाइनिंग एरिया में थे और अपने अपनी चेयर पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। विधि ने जानवी और आध्या का डिनर उनके कमरे में ही भिजवा दिया था, क्योंकि शाम से ही आध्या की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए जानवी ने उससे उनका डिनर कमरे में ही भिजवाने के लिए बोल दिया था। रिधान की हालत के बारे में सोच कर विधान और वीर के गले से तो एक भी निवाला नीचे ही नहीं उतर रहा था, लेकिन विधि के नाते दोनों ने ही थोड़ा बहुत जबरदस्ती खा लिया। लेकिन विधि की प्लेट वैसे के वैसे पड़ी थी जैसे वो तो यहाँ थी लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। वीर अपना डिनर करके सीधा अपने कमरे में चला गया उसे जाता देख। विधान ने विधि की ओर देख उसकी प्लेट पर नजर जाते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वो उससे देखकर बोला, विधान वाइफी कहाँ खोई हो, डिनर क्यों नहीं कर रही हो तुम? विधि, विधान जी पता नहीं क्यों आज जब से मैंने रिधु से बात किया था कॉल पर, तब से मुझे अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा। उसकी बातें सुनकर विधान उसे देखता जी रह गया और मन ही मन सोचा कि विधि कैसे रिएक्ट करेगी रिधान को देखकर। विधान सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी चेयर को उसकी चेयर के बेहद करीब करके बैठ गया और उसकी प्लेट से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर विधि ने मुंह खोल दिया और खाने लगी। अपनी बातों में उलझाकर विधान ने उसे ठीक से डिनर करा दिया। डिनर करने के बाद विधान उसे लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। साथ ही आज पहली बार रिधान को घबराहट हो रही थी विधि के रिएक्शन को लेकर। अब आगे विधि, ओ नो मैं तो भूल ही गई, आप चलो मैं जरा छोटी आध्या को देख कर आती हूँ, जरा देख लूँ उसका फीवर ज्यादा तो नहीं हो गया है ना, ठीक तो है ना वो। आप चलो रिधु के पास, अगर वो उठा और खुद को कमरे में अकेला पाया तो डर जाएगा मेरा बच्चा। विधान, वाइफी जल्दी आना। विधि हाँ में सिर हिलाते हुए आध्या के कमरे की ओर चली गई। उसे जाता देखकर विधान भी अपने कमरे में चला गया। वो जैसे ही अंदर गया तो सामने का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। रिधान नींद में ही कुछ बड़बड़ाते हुए पसीने से तरबतर हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नींद में ही वो छटपटा रहा हो। विधान उसके पास जाता इससे पहले ही उसे अपने पीछे से विधि की तेज आवाज सुनाई दी और उसी के साथ उसे एक हल्का सा झटका लगा और वो एक साइड हो गया। विधि भागते हुए रिधान के पास गई और नींद में ही रिधान को अपने सीने से लगा ली। उसकी हालत देखकर विधि का दिल पूरी तरह से दर्द से तड़प उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। विधि, बेबी ये क्या हो गया आपको? रिधु आंखें खोली, बच्चा मम्मा आपके पास ही है। विधि उसके पूरे फेस को संभालते हुए चूमकर रोते हुए बोली। विधि की तेज आवाज सुनकर रिधान की आंखें खुल गई और विधि को देखते ही वो उसके सीने में घुसने लगा। ऐसा लग रहा था वो डर से खुद को विधि के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था। विधि तो रोते हुए भी उसे नासमझी में ही देखे जा रही थी। वहीं विधान की मुद्री कस चुकी थी गुस्से में अपने बेटे को ऐसी हालत को देखकर। वो डोर को लॉक करके अपने भारी कदमों से चलता हुआ विधि के पास खड़ा हो गया और जैसे ही उसने विधि के कंधे पर अपना हाथ रखा तो अगले ही पल विधि ने उसका हाथ बहुत ही बेदर्दी से झटक दिया। विधान, व्हाट इज दिस वाइफी, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि बस तुम्हें ही हमारे बेटे की फिक्र है। देखो जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? विधि का उसका हाथ झटकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उल्टा वो उससे गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में विधि की ओर देखते हुए बोला, विधि, मेरे बेटे की हालत देखकर इतना तो अंदाजा मुझे हो ही गया कि जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ।
और कहीं ना कहीं इसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार आप ही है। आपके साथ ही था ना मेरा बेटा, ऐसे जिम्मेदार निभाई है आपने, अपने बाप होने की देख रहे हैं आप कितनी चोटें आई है मेरे बच्चे को। ये डरा हुआ क्यों है बेबी, मम्मा की तरफ देखो ना, क्या हो गया आपको, ये चोटें कैसे लगी आपको, कहीं गिर गए थे आप। विधि रोते हुए रिधान से एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, लेकिन रिधान के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस वो खुद को उसके सीने में छुपाए हुए कांप रहा था, जो विधि से देखा नहीं जा रहा था, और उसे अपने सीने में छुपाए हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर रिधान 1 मिनट के लिए चुप सा हो गया और विधि को देखने लगा। विधान का तो जबड़ा ही कस गया, वो कुछ बोलने को हुआ कि रिधान की टूटी फूटी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, जो रोते हुए विधि से बोल रहा था, रिधान, मोम है द की गर्लफ्रेंड ने मुझे चोट लगा दी। रिधान के मुंह से ये सुनकर जहां विधान की भौहें सिकुड़ गई, वही विधि तो शॉक्ड होकर आंखें बड़ी बड़ी किए कभी रिधान को तो कभी विधान को पागलों की तरह देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा कि जैसे उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया हो। उसका रोना तो मानो बंद सा हो चुका था। खुद को संभालते हुए एक बार फिर से वो रिधान से कंफर्म करते हुए पूछी, विधि बेबी ये आप क्या बोल रहे हो, किसी गर्लफ्रेंड बच्चा। विधि मन ही मन भगवान जी से प्रे कर रही थी कि अभी जो भी उसके कानों ने सुना, काश कि रिधान ये कह दे कि वो झूठ है। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बैठ सा गया जब दोबारा रिधान के मुंह से वो सब सुना, जी आज ऑफिस में हुआ था। रिधान ने रोते रोते वो सारी बातें विधि को बता दी थी जो कि मेघा ने उससे कही थी और जो उसके साथ किया था। सारी बातें सुनने के बाद विधि की आंखें मानो खून सी लाल हो गई थी। विधान भी गुस्से से भर चुका था, लेकिन दोनों का गुस्सा अलग था। जहां विधान इसलिए गुस्से में था कि उसके पीठ पीछे उसके बेटे से उस बेकार लड़की ने कितना घटिया झूठ बोला, वही विधि इस बात को सच मान बैठी थी कि उसके पति की बाहर गर्लफ्रेंड भी है, जिसने उसके पति के रहते हुए उसके बेटे को इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई। अपने आंसुओं को साफ कर विधि ने रिधान को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बालकनी में चली गई, और उसे लेकर बालकनी में रखे हुए झूले पर बैठ गई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। विधान कमरे में ही खड़ा देखता ही रह गया। विधि ने उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। विधान कंट्रोल। विधान वैसे भी रिधान पहले से ही काफी डरा हुआ है। इस लड़की से तो बाद में बात करूंगा, क्या इसे मुझ पर जरा भी बिलीव नहीं है, इसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, विधान खुद से ही बोला और कमरे से ही अटैच स्टडी रूम में चला गया। वहीं बालकनी में विधि अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए रिधान को सुलाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन रिधान की आंखों में से नींद ही मानी गायब सी हो गई थी। अगर कुछ था भी उसकी आंखों में तो वो था बस उसका डर। रिधान, मोम मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो गंदी आंटी फिर तो नहीं आएगी ना। मोम मुझे ढूंढकर मत जाना प्लीज, मोम मुझे बहुत डर लग रहा है। रिधान डर से सिसकते हुए बोला और उसकी पकड़ विधि पर और भी ज्यादा कस गई थी। विधि, नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरे रहते भला किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को छू भी सके। अब आंखें बंद करो, मम्मा आपको अभी अपनी फेवरेट लोरी सुनाकर सुनाएगी। विधि अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को प्यार से चूम कर बोली, जिसे सुनकर रिधान ने हाँ में सिर हिला दिया तो विधि उसे थपकियां देते हुए लोरी गाने लगी। लोरी, ओ कान्हा तुम तो सो जाओ, तुम्हें तो निंदिया प्यारी है। ओ कान्हा तुम तो सो जाओ, तुम्हें तो निंदिया प्यारी है। तुम्हें तो निंदिया प्यारी है, हमें तो रात भारी है, हमें तो रात भारी है, दिल में बेकरारी है। विधि आंखें बंद किए हुए उसे प्यार से थपकियां देते हुए गए जा रही थी, और उसकी बंद आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। स्टडी रूम में बैठा विधान भी उसकी आवाज को साफ सुन पा रहा था, लेकिन शायद वो विधि के दर्द को समझना ही नहीं चाह रहा था। तुम्हें तो निंदिया प्यारी है, हमें तो रात भारी है, हमें तो रात भारी है, दिल में बेकरारी है। सो जा सो जा सो जा, चंदन का बना पालना, रेशम की लगी है डोरी, तो ही सखियां सुलाती है गा गा के शाम लोरी। चंदन का बना पालना, रेशम की लगी है डोरी, तो ही सखियां सुलाती है गा गा के शाम लोरी। मेरी आंखों के तुम तारे, बाबा के हो राज दुलारे, तो ही मैया सुलाती है तू सो जा मेरे प्यारे। मेरी आंखों के तुम तारे, बाबा के हो राज दुलारे, तो ही मैया सुलाती है तू सो जा मेरे प्यारे। सो जा सो जा सो जा सो जा। रिधान अब गहरी नींद में जा चुका था। उसकी नींद से भरी सांसें विधान को साफ सुनाई दे रही थी, जिसे महसूस करके विधि उसे लेकर कमरे में आ गई। देखी तो वहां विधान कहीं नहीं था। उस रूम में रिधान को ना सुलाकर उसी से अटैच रूम में चली गई।
जो विधान और उसके सिवाय किसी को नहीं पता था। वो कमरा भी सेम उसके कमरे जैसा ही था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा किंग साइज बेड रखा हुआ था। रिधान को उसी पर आराम से सुला दी। तभी रिधान फिर से रोते हुए उठ गया, लेकिन अभी भी वो हल्की नींद में ही था। नींद भरी आंखों से विधि को देखते हुए उसके सीने में अपने मुंह को घुसाते हुए बोला, रिधान, मोम बबू, बेबी को भूख लगी है बबू, दो ना बबू। रिधान अपने फेस को उसके सीने में रब करते हुए बोला, जिसे सुनकर विधि उसे कुछ पल देखने लगी, फिर अपनी ब्लाउज के हुक को खोलकर इसे फीड कराने लगी और वो आंखें बंद किए हुए फीड करने लगा। दरअसल रिधान था तो अभी 3 साल का ही, और अभी वो पूरी तरह से फीड करना छोड़ नहीं पाया था। तो कभी कभी ज़्यादा भूख लेने पर वो फीड करता था। ज़्यादातर रात में ही उसे बबू चाहिए ही चाहिए होता था। जब वो जिद पर आ जाता था, जिस बारे में फिलहाल तो विधान अभी पूरी तरह से ही अनजान था। फीड करते करते रिधान सो गया। अभी विधि उसे खुद से अलग कर पाती कि उससे पहले ही विधान कमरे में आ गया, जो उसे अपने कमरे में न पाकर ही यहाँ आया था और पहले से ही गुस्से में लग रहा था। और यहाँ विधि का रिधान को फीड कराना देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। CH88 सारी हदें ही पार मजबूरी में ये रिश्ता जोड़ा। अब तक रिधान अब गहरी नींद में जा चुका था। उसकी नींद से भरी सांसें विधान को साफ सुनाई दे रही थी, जिसे महसूस करके विधि उसे लेकर कमरे में आ गई। देखी तो वहां विधान कहीं नहीं था। उस रूम में रिधान को ना सुलाकर उसी से अटैच रूम में चली गई, जो विधान और उसके सिवाय किसी को नहीं पता था। वो कमरा भी सेम उसके कमरे जैसा ही था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा किंग साइज बेड रखा हुआ था। रिधान को उसी पर आराम से सुला दी। तभी रिधान फिर से रोते हुए उठ गया, लेकिन अभी भी वो हल्की नींद में ही था। नींद भरी आंखों से विधि को देखते हुए उसके सीने में अपने मुंह को घुसाते हुए बोला, रिधान, मोम बबू, बेबी को भूख लगी है बबू, दो ना बबू। रिधान अपने फेस को उसके सीने में रब करते हुए बोला, जिसे सुनकर विधि उसे कुछ पल देखने लगी, फिर अपनी ब्लाउज के हुक को खोलकर इसे फीड कराने लगी और वो आंखें बंद किए हुए फीड करने लगा। दरअसल रिधान था तो अभी 3 साल का ही, और अभी वो पूरी तरह से फीड करना छोड़ नहीं पाया था। तो कभी कभी ज़्यादा भूख लेने पर वो फीड करता था। ज़्यादातर रात में ही उसे बबू चाहिए ही चाहिए होता था। जब वो जिद पर आ जाता था, जिस बारे में फिलहाल तो विधान अभी पूरी तरह से ही अनजान था। फीड करते करते रिधान सो गया। अभी विधि उसे खुद से अलग कर पाती कि उससे पहले ही विधान कमरे में आ गया, जो उसे अपने कमरे में न पाकर ही यहाँ आया था और पहले से ही गुस्से में लग रहा था। और यहाँ विधि का रिधान को फीड कराना देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब आगे दूर खुलने की आवाज सुनकर विधि ने सिर उठाकर जब देखा तो विधान की देखकर हड़बड़ा गई। रिधान को लेकर जल्दी से दूसरी ओर घूम गई और उसे जल्दी से बेड पर सुलाते हुए अपने पल्लू से खुद को ढक ली। इससे पहले कि वो अपनी ब्लाउज के हुक को लगा पाती, वो कि अगले ही पल विधान की गोद में थी। विधान ने बड़ी ही फुर्ती से उसे अपनी गोद में उठा लिया। विधि कुछ कह पाती उससे पहले ही वो उस रूम से निकल कर गया। उसके निकलते ही वो डोर ऑटोमेटिक बंद होकर वॉल में बदल गया। विधान उसे लिए अपने बैग पर बड़ी ही बेदर्दी से फेंक दिया, जिससे विधि की दर्द भरी चीख निकल गई। विधि, क्या बदतमीजी है विधान जी, मुझे चोट लग गई ना, आपका दिमाग खराब हो गया है ना। विधि अपनी कमर को सहलाते हुए उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। वही विधान तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था और उसके पास आकर उसके बालों को पीछे से कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जिससे विधि का चेहरा ऊपर की ओर गया। विधान बिल्कुल उसके चेहरे के करीब झुककर अपने दांत पीसते हुए बोला, विधान, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे उतने करीब मैं किसी को भी नहीं देख सकता, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, और वैसे भी वो अब बड़ा हो गया है, तो फिर तुमने उसे वहां क्यों? इतना बोलकर विधान विधि के ब्लाउज की ओर घूरने लगा, जिसका हुक अभी भी खुला हुआ था और उसके उभार साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे विधान बड़ी ही बेशर्मी के साथ घूरे जा रहा था, उसकी नजरों का पीछा करते हुए। जब विधि ने हल्के से अपनी आंखें नीचे की तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल उसने जोर से विधान को धक्का दे दिया, जिससे विधान बेड पर ही उससे थोड़ा सा दूर गिर गया। क्योंकि विधान की नज़र जहां थी उसे देखकर उसकी पकड़ विधि के बालों में हल्की हो गई थी, और वो विधि के इस एक्शन से भी अनजान था, इसलिए उसके जोर से धक्का देने से वो बेड पर ही लेट गया। विधि जल्दी से अपने पल्लू से अपने सीने को ढकते हुए गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, विधि, बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आपने तो सारी हदें ही पार कर दी है विधान जी। और क्या कर रही थी मैं? क्या गलत था उसमें? अपने बच्चे को फीड कराना कहाँ से गलत हुआ है?
वो मेरा बेटा है और वैसे भी उसे कभी कभी रात में वो चाहिए ही होता है। पूरी तरह से अभी तक उसकी ये आदत नहीं छूटी है तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। उसकी बातें सुनकर विधान विधि से गुस्से से घूरते हुए बोला। विधान, वाइफी वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चाहे जो करना पड़े वो करो, बस विधान की ये हैबिट छुड़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वरना वो जब जब तुम्हारे पास फीडिंग के लिए आएगा तब तब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, वो भी अपने तरीके से, क्योंकि तुम तो जानता ही हो कि मैं अपनी जेलेसी में किस हद तक गुजर जाता हूँ। और रही बात मेरी बेशर्मी की, तो वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसी और की बीवी के साथ करूँगा क्या। वैसे भी वाइफी, तुम शायद भूल रही हो कि मेरी बेशर्मी की वजह से ही हमारा बेटा हमारे बीच है। विधान की बातें सुनकर विधि का पूरा फेस शर्म और गुस्से दोनों की वजह से पूरा लाल होकर जलने लगा था। विधि, मुझे आपकी बेशर्मी के किस्से नहीं सुनने हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे आप। और वैसे भी आप मुझसे दूर रहिए तो ही आपके लिए अच्छा होगा। विधान जी, आपने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है। आपको शर्म नहीं आए बाहर गुल्लछे उड़ते हुए अपनी बीवी, भोली सी बीवी को चीट करते हुए? जरा भी शर्म नहीं आए ना आपको? कहाँ कमी रही गई थी मेरे प्यार में? और अगर आपकी गर्लफ्रेंड पहले से ही थी तो दोबारा क्यों मुझे और मेरे बेटे को शामिल किया आपने अपनी जिंदगी में? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के प्यार के कारण मजबूरी में मुझसे रिश्ता जोड़ा है आपने? विधि रोते हुए बोले जा रही थी, जिसे सुनकर विधान अब पूरी तरह से ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और गुस्से से विधि पर चिल्लाते हुए बोला। विधान, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक भी आवाज तुम्हारे मुंह से अब निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, ये याद रखना तुम। विधि डर से कांप उठी, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो सुबकते हुए बोली। विधि, इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, आपने मजबूरी में ये रिश्ता जोड़ा है। आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, इसलिए तो जब देखो तब आप मुझे डांटने रहते हो। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और मैं क्या कहूंगी अपने भाई बहनों से, अपनी भाभी से कि मेरे पति का बाहर फेयर चल रहा है, उसने मुझे छोड़। मम्मम अमम्मम। विधि अभी बोल ही रही थी कि विधान ने उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया, जिससे उसकी बाकी बातें उसके मुंह में ही दब कर रह गई। विधान बहुत ही रूडली उसे किस किए जा रहा था, जिससे उसकी सिसकियों निकल रही थी। इसे किस करते हुए ही बैग पर लेकर लेट गया और उसके होठों को छोड़कर उसके गले में अपने होंठ रख उसे किस के साथ साथ बाइट भी करने लगा। विधि उसे खुद से दूर तो करना चाह रही थी, लेकिन उसकी टच से पिघल रही थी। कब उसके हाथ विधान के बालों में चलने लगे उसे इस बात का पता ही नहीं चला। आंखें बंद किए उसकी दर्द भरी किस को वो सिसकियां लेते हुए महसूस करने लगी, जिससे धीरे धीरे विधान का गुस्सा काम हो गया और वो बहुत ही प्यार से उसके गले को तो कभी उसके होंठों पर अपने होंठ चलाने लगा। विधान, वाइफी, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? विधान उसकी आंखों में देखते हुए उसके बेहद नजदीक आकर फुसफुसाहट भरी आवाज में बोला, जिसे सुनकर विधि ने अपनी नम आंखों के साथ ही न में अपना सिर हिला दिया और बोली। विधि, मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है आपके ऊपर। विधान जी, लेकिन रिधु ने ऐसा कहा तो मैं अंदर से ही बहुत डर गई। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अब एक बार पहले ही अपनी गलतफहमी में सब कुछ बिगाड़ दिया था मैंने, जिसका अंजाम मेरे साथ साथ मेरे बेटे ने भी सहा है। आप कितना तड़पे हो। मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, तो ऐसी बेवकूफ़ियों तो करती ही रहती हूँ। विधि उसके सीने से लगते हुए उसे पलटकर उसके ऊपर लेटते हुए रोते हुए बोली। CH89 I need you desperately and very badly। अब तक। विधान, वाइफी, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? विधान उसकी आंखों में देखते हुए उसके बेहद नजदीक आकर फुसफुसाहट भरी आवाज में बोला, जिसे सुनकर विधि ने अपनी नम आंखों के साथ ही न में अपना सिर हिला दिया और बोली। विधि, मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है आपके ऊपर। विधान जी, लेकिन रिधु ने ऐसा कहा तो मैं अंदर से ही बहुत डर गई। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अब एक बार पहले ही अपनी गलतफहमी में सब कुछ बिगाड़ दिया था मैंने, जिसका अंजाम मेरे साथ साथ मेरे बेटे ने भी सहा है। आप कितना तड़पे हो। मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, तो ऐसी बेवकूफ़ियों तो करती ही रहती हूँ। विधि उसके सीने से लगते हुए उसे पलटकर उसके ऊपर लेटते हुए रोते हुए बोली। अब आगे। विधान, वाइफी, पास्ट को भूल जाओ। और किसने कहा कि विधान ओबरॉय की बीवी बेवकूफ़ है? बताना जरा मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, देख लेना। मेरी वाइफी तो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। विधान ने जब विधि की बातें सुनी तो उसका गुस्सा मानो हवा सा हो गया।
और वो विधि को पूरी तरह से अपने ऊपर लिटाते हुए उसकी कमर को हल्के हल्के से रब करते हुए प्यार से बोला। विधान की बातें सुनकर विधि ने हल्के से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ठहरी नमी विधान से छुपी नहीं थी। उसकी आंखों में देखते हुए अपने भरे हुए गले के साथ अपनी धीमी सी आवाज में विधि बोली, विधि, रिधु बेबी ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी वो आगे बोल ही नहीं पा रही थी और उसके सीने में अपने फेस को रब करने लगी। विधान उसकी बातों को समझ गया था और वो इतना तो जान ही गया था कि अगर उसने अपनी इस कम दिमाग वाली मासूम सी वाइफी की गलतफहमी को अभी इसी वक्त दूर नहीं किया तो ये फिर से वही सब पागलपन करेगी और ना जाने क्या कुछ नहीं बिठा लेगी अपने मन में। इसलिए विधान ने एक गहरी सांस ली और शांत सी आवाज में विधि से बोला, विधान, वाइफी वो लड़की मेरी न्यू असिस्टेंट थी, उसी ने रिधान से मुझे लेकर ना जाने क्या क्या कहा होगा। मुझे तो खुद ये बात अभी पता चल रही है कि बेकार सी लड़की ने मेरे बेटे से खुद का इतना घटिया इंट्रोड्यूस कराया है। खैर, उसे उसकी किए की सजा मिल चुकी है तो उस बारे में ज्यादा मत सोचो वाइफी और मुझ पर अपना फोकस दो। कितना वक्त हो गया है हमें वो सब किए हुए। आज मुझे उसकी नीड हो रही है। आई नीड योर राइट नाउ डेस्परेटली एंड वेरी बैडली। विधान विधि को लेकर पलटते हुए बोला। अब विधि उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर आ गया था। उसकी आंखों में देखते हुए विधान ने बड़ी ही बेशर्मी से ये बात कही थी, जिसे सुनकर शर्म के कारण विधि के गाल पूरी तरह से जलने लगे थे। जिसे देखकर विधान ने झुककर उसके गालों पर हल्के से बाइट कर लिया, जिससे विधि सिसक उठी और उसे घूरते हुए बोली, विधि, छोड़िए मुझे, आपको तो अब जरा भी शर्म नहीं बचा है, इसलिए अब आपसे कुछ कहना ही बेकार है। आए बड़े रोमांस करने वाले, जब देखो तब वही सब तो चलता रहता है आपके दिमाग में। ये नहीं कि पास के रूम में बेटा सो रहा है, वो उठ गया तो क्या होगा। वैसे भी वो अभी छोटा है, इतना सब कुछ हुआ है आज उसके साथ। कहीं उठ गया और कमरे में खुद को अकेला पाकर रोने लगा तो क्या करूंगी मैं। विधान, वाइफी बहाने ना बनाओ, और वैसे भी यहाँ की कोई आवाज उस कमरे में नहीं जाएगी। और रही बात रिधान की, तो मेरे फोन में उस कमरे की लाइव सीसीटीवी वीडियो है, तो बीच बीच में ऑन करके देख लूंगा तो उसकी प्रॉब्लम हो गई ना सॉल्व। अब चलो एक अच्छी बीवी के फर्ज निभाओ। इतना बोलकर विधान ने बिना एक भी पल गवाए उसके होठों को अपनी होठों की कैद में ले लिया और आंखें बंद किए हुए उसे पैशनेटली चूमने लगा। इस एहसास से विधि की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ विधान के बालों में चलने लगे। लगभग 10 मिनट तक उनकी किस चली। जब विधि की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर ना चाहते हुए भी विधान उससे दूर हुआ और उसके सीने पर अपना सिर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विधि जब जब अपनी सांसें ले रही थी तो उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे महसूस कर विधान के अंदर की गर्मी और बढ़ने लगी और अगले ही पल उसके विधि कर साड़ी की पल्लू को खींचकर उसके सीने से हटा दिया। अब विधि का आधा खुला हुआ चेस्ट उसकी आंखों के सामने था। ज्यादा देर न करते हुए विधान ने विधि की ब्लाउज के आखिरी के भी 2 हुक खींचकर तोड़ दिए, जिससे अब उसका पूरा खुला हुआ चेस्ट विधान की आंखों के सामने था। विधि ने तो ये सब देखकर शर्म से अपनी आंखें ही मींच ली और अपने फेस को दूसरी ओर घुमा ली। ब्लाउज के अंदर आज विधि ने इनरवियर नहीं पहना था, जिस वजह से उसका चेस्ट अब विधान की आंखों के सामने था। अगले ही पल विधान ने झुककर उसके उभारों पर अपने होंठ रख दिया, जिसे महसूस करके विधि ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया और आहें भरने लगी, जिसे सुनकर विधान और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था और उसके शरीर पर जगह जगह अपने निशान छोड़ने लगा था, जो विधि को सिस्कारियां लेने पर मजबूर कर रही थी। कि तभी आचरण ही विधि जी सिस्कियां चीखों में बदल गई और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, विधि, आह, ये क्या किया आपने, हटिए मेरे ऊपर से। आह, इतनी जोर से बाइट क्यों किया वहां पर आपने, विधि अपने सीने की ओर इशारे करते हुए बोली। दर्द और गुस्से में अपनी सारी शर्म को वो भूल ही चुकी थी। विधान को अब जाकर रियलाइज हुआ कि अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या कर दिया उसने। विधि बस गुस्से में उसे सुनाए जा रही थी कि अचानक ही उसकी बोलती बंद हो गई और साथ ही आंखें भी अपने आप ही बंद हो गई। वजह ये थी कि बाइट की जगह पर विधान हल्के हल्के से अपने होठों को चलाते हुए उसे प्यार से लिक करने लगा, जिससे एक सुकून के साथ विधि की आंखें बंद हो गई। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे और विधान बहुत ही एग्रेसिव होकर अपनी फ्रेंच किस में खोया हुआ था। उसे हाथ विधि के पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। विधि की सिसकियां उस पूरे रूम में एक मदहोश कर देने वाली संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा, जिसे देख विधि की पक्के शर्म से झुक गई, जिसे देख विधान के होठों पर एक मुस्कान आ गई और एक झटके में वो उसके अंदर इंटर हो गया।
जिससे कि एक दर्द भरी चीख निकल गई, जिसे दबाने के लिए विधान ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया, जिससे विधि की आवाजें उसके मुंह में ही दब कर रह गई। उसके नाखून विधान की बॉडी पर जगह जगह ड्राइंग करने लगी, लेकिन विधान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस प्यार की गहराइयों में खोया हुआ विधि पर अपना प्यार जता रहा था। रात के 2 बजे तक उसका ये प्यार चलता ही रहा। विधि के चेहरे पर थकावटें देखकर ना चाहते हुए भी विधान रुक गया और उसके बगल में आकर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वहीं अपनी सांसों को कंट्रोल करके जब विधान ने विधि की ओर देखा तो वो गहरी नींद में जा चुकी थी, जिसे देखकर विधान ने ना में सिर हिलाया और बेड से उठ गया। अपनी कमर पर टॉवल को बांधकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विधान वॉशरूम से बाहर आया और विधि को अपनी बाहों में उठाकर फिर से वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बाथ लेकर वॉशरूम से बाहर निकले। विधान ने अपनी कमर पर एक व्हाइट टॉवल बंधा था, वहीं विधि भी इस वक्त एक पिंक टॉवल में लिपटी हुई विधान के सीने में अपना फेस छुपाए सो रही थी। उसे बेड पर लिटाकर विधान क्लोजेट रूम में चला गया और वहां से चेंज करके बाहर आया। उसने इस वक्त बस एक लोवर ही वेयर किया था, बाकी तो वो शर्टलेस था, क्योंकि उसे हमेशा से ही शर्टलेस सोने की आदत थी। उसके हाथों में विधि का एक नाइट सूट था, जिसे उसने बड़ी ही मुश्किलों के साथ सोते हुए विधि को पहनाया और उसे अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके उसे माथे की गहराई से चूम लिया और फिर वहां से सीधा अपने सीक्रेट रूम में चला गया, जहां पर उसका छोटा सा बेटा सो रहा था। उसे विधान ने अपनी गोद में उठा लिया। विधान अपने डैडी के गोद में हल्की सी कसमसाया, लेकिन फिर गहरी नींद में चला गया। उसे लिए विधान वापस से विधि के पास आया गया और उसे बीच में सुलाते हुए खुद भी उसकी एक साइड आकर लेट गया और कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। CH90 आई डोंट केयर किचन रोमांस। अब तक विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और बहुत ही गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा, जिसे देख विधि की पक्की शर्म से झुक गई, जिसे देख विधान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और एक झटके में वो उसके अंदर एंटर हो गया, जिससे कि एक दर्द भरी चीख निकल गई, जिसे दबाने के लिए विधान ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया, जिससे विधि की आवाजें उसके मुंह में ही दब कर रह गई। उसके नाखून विधान की बॉडी पर जगह जगह ड्राइंग करने लगी, लेकिन विधान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस प्यार की गहराइयों में खोया हुआ विधि पर अपना प्यार जता रहा था। रात के 2 बजे तक उसका ये प्यार चलता ही रहा। विधि के चेहरे पर थकावटें देखकर ना चाहते हुए भी विधान रुक गया और उसके बगल में आकर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वहीं अपनी सांसों को कंट्रोल करके जब विधान ने विधि की ओर देखा तो वो गहरी नींद में जा चुकी थी, जिसे देखकर विधान ने ना में सिर हिलाया और बेड से उठ गया। अपनी कमर पर टॉवल को बांधकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद विधान वॉशरूम से बाहर आया और विधि को अपनी बाहों में उठाकर फिर से वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बाथ लेकर वॉशरूम से बाहर निकले। विधान ने अपनी कमर पर एक व्हाइट टॉवल बंधा था, वहीं विधि भी इस वक्त एक पिंक टॉवल में लिपटी हुई विधान के सीने में अपना फेस छुपाए सो रही थी। उसे बेड पर लिटाकर विधान क्लोजेट रूम में चला गया और वहां से चेंज करके बाहर आया। उसने इस वक्त बस एक लोवर ही वेयर किया था, बाकी तो वो शर्टलेस था, क्योंकि उसे हमेशा से ही शर्टलेस सोने की आदत थी। उसके हाथों में विधि का एक नाइट सूट था, जिसे उसने बड़ी ही मुश्किलों के साथ सोते हुए विधि को पहनाया और उसे अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके उसे माथे की गहराई से चूम लिया और फिर वहां से सीधा अपने सीक्रेट रूम में चला गया, जहां पर उसका छोटा सा बेटा सो रहा था। उसे विधान ने अपनी गोद में उठा लिया। विधान अपने डैडी के गोद में हल्की सी कसमसाया, लेकिन फिर गहरी नींद में चला गया। उसे लिए विधान वापस से विधि के पास आया गया और उसे बीच में सुलाते हुए खुद भी उसकी एक साइड आकर लेट गया और कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया। कुछ ही देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। अब आगे। अगली सुबह ओबरॉय विला। इस वक्त विधि किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और उसी के साथ जानवी भी खड़ी थी उसकी हेल्प करने के लिए। बाकी सभी अभी अपने कमरे में ही थे। सर्वेंट को विधि ने बाहर के कामों में लगा दिया था। वैसे भी जब से विधि यहाँ पर आई थी, ज्यादातर सर्वेंट की छुट्टी ही कर दे रही थी किचन से, और उसके देवरों को, उसके बेटे और पति को उसके हाथों का ही खाना आजकल भाग गया था। अपने कामों में लगी हुई विधि जानवी की ओर देखते हुए जानवी से बोली, विधि, जानवी जाओ जरा देख लो छोटी का फीवर कुछ कम हुआ है कि नहीं। एक नंबर की जिद्दी लड़की है, वो समझ नहीं आता है मुझे क्या करूं मैं उसका। कल से कह रही हूं कि अगर नहीं चलना है हॉस्पिटल तो यही डॉक्टर को बुला दो, लेकिन नहीं, रोने लग जा रही है, मना कर रही है, लेकिन अब और उसकी मनमानी नहीं चलेगी।
कहीं ज्यादा बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे हम, तू जा उसे देख कर आ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं विधान जी से कहकर यही डॉक्टर को बुला देती हूँ। जानवी, ठीक है मैं देख कर आती हूँ, वैसे भी यहाँ तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो बन ही गया है। इतना बोलकर जानवी किचन से निकलकर अपने और आध्या के कमरे की ओर चली गई। उसके जाने के बाद अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि अचानक ही विधि चिहुंक गई, क्योंकि उसके साड़ी से झांकते हुए उसके खुले हुए पेट पर किसी की उंगलियों की ठंडी छुअन का एहसास हुआ। शांत वाइफी, मैं ही हूँ, इतना डर क्यों रही हो? विधि के कानों में एक फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर विधि ने उस हाथ पर हल्के से मारा और बोली, विधि, विधान जी ये क्या हरकत थी आपकी ऐसे? अचानक से मैं डर गई ना। और ये किचन है, हमारा बेडरूम नहीं जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कोई देख लेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? छोड़िए मुझे, विधि हल्के से उसे धक्का देती हुए बोली, लेकिन विधान पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज्यादा उससे चिपकते हुए अपनी धीमी मगर भारी सी आवाज में बोला, विधान, वाइफी अगर कोई देख लेगा तो उसे देखने दो, डोंट केयर, मैं अपनी जान से प्यार कर रहा हूँ, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी मैं यहाँ अपनी मॉर्निंग किस लेने आया हूँ, जिसे आज तुमने मिस कर दिया था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे उठने से पहले ही हमारे बेडरूम से गायब हो जाओगी तो मैं भूल जाऊंगा अपनी मॉर्निंग किस को? इसलिए फटाफट मेरी किस दो मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और हाँ थोड़ा जल्दी करो, मुझे अभी रेडी होना है। अगर मुझे मीटिंग के लिए जरा भी लेट हुआ ना तो रात को रेडी रहना पनिशमेंट के लिए। विधान उससे हल्का सा दूर होकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके होंठों को घूरते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर विधि हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसके ठरकी पति की बातें तो नहीं सुन ली ना। जब उसे ये यकीन हो गया कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, तब जाकर वो विधान की ओर मुड़ी और उसे घूर कर देखते हुए विधि अपने दांत पीसकर बोली, विधि, अभी के अभी आप यहाँ से चले जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको हर वक्त यही सब सूझता है ना कि भी शुरू हो जाते हो आप। आप जाए और जाकर के रिद्धू बेबी को भी अपने साथ में रेडी कर दीजिएगा। और हाँ जरा ध्यान से उसकी चोटों पर टच ना, ये ध्यान रखिएगा। अंडस को हम मम्मा अमम। विधि की बाकी बातें तो उसके मुंह में ही रह गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि विधान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे चुप करा दिया था और आंखें बंद किए हुए वो बहुत ही पैशन के साथ उसे किस किए जा रहा था। विधि होश में आते हुए उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, जिसे महसूस करके विधान ने आंखें बंद किए हुए ही बिना अपनी किस को ब्रेक किए ही उसके हाथों को पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। लगभग 5 मिनट के बाद उससे दूर हुआ और उसे कमर से पकड़कर किचन की स्लैब पर बिठा दिया और उसके गले में अपन फेस डालते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगा। वही विधि तो अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका चेस्ट बार बार ऊपर नीचे ज्योर हो रहा था, जिसे देखकर विधान ने कसकर अपनी आंखें मींच ली, लेकिन जब उससे कंट्रोल ना हुआ तो झटके से वो उससे दूर हो गया, जिसे देख विधि उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे देखकर विधान विधि से बोला, विधान, वाइफी हम रात को कंटिन्यू करेंगे, आज जी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। इतना बोलकर विधान वहां से कुछ इस तरह से 9, 10, 11 हो गया, जिसे विधि देखती जी रह गई। CH 91 विधान का विधि से रूड बिहेव करना। अब तक विधि हम मम्मा अमम। विधि की बाकी बातें तो उसके मुंह में ही रह गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि विधान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे चुप करा दिया था और आंखें बंद किए हुए वो बहुत ही पैशन के साथ उसे किस किए जा रहा था। विधि होश में आते हुए उसके कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, जिसे महसूस करके विधान ने आंखें बंद किए हुए ही बिना अपनी किस को ब्रेक किए ही उसके हाथों को पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। लगभग 5 मिनट के बाद उससे दूर हुआ और उसे कमर से पकड़कर किचन की स्लैब पर बिठा दिया और उसके गले में अपन फेस डालते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगा। वही विधि तो अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका चेस्ट बार बार ऊपर नीचे ज्योर हो रहा था, जिसे देखकर विधान ने कसकर अपनी आंखें मींच ली, लेकिन जब उससे कंट्रोल ना हुआ तो झटके से वो उससे दूर हो गया, जिसे देख विधि उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे देखकर विधान विधि से बोला, विधान, वाइफी हम रात को कंटिन्यू करेंगे, आज जी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। इतना बोलकर विधान वहां से कुछ इस तरह से 9, 10, 11 हो गया,
जिसे विधि देखती जी रह गई। अब आगे आध्या और जानवी को छोड़कर सभी लोग रात की तरह ही इस वक्त भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आध्या की वजह से जानवी भी सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे नहीं आई। इस बात को समझते हुए विधि उन दोनों का ब्रेकफास्ट उनके कमरे में ही खुद ही देकर आई थी। वो खुद भी वही उनके साथ ही करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास उसकी बहनों के अलावा भी कुछ और लोग उसकी जिंदगी में शामिल हो चुके थे, जिनका ख्याल रखना भी तो अब उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसे ही संस्कार उन बहनों को बचपन से ही मिले थे। फिर रिधान की भी हालत ठीक नहीं थी, उसकी भी देखभाल तो विधि को ही करनी थी। फिलहाल तो वो अपने छोटे चाचू की गोद में बैठा हुआ अपना सूप पी रहा था। आदित्य उसकी चोट को देख कर बौखलाया हुआ था और खुजस में विधान को पूरे जा था, जिसे विधान ने अच्छे से महसूस कर लिया था, लेकिन वो जानबूझ कर उसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ही बिना आदित्य की तरफ देखे ही बोला, विधान, मुझे घूरने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसने गलती की उसे उसकी पनिशमेंट भी मिल चुकी है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। इतना बोलकर वो चुप हो गया। सभी समझ गए थे कि विधान ने ये बात किसे बोली थी। वहीं उसकी बातें सुनकर आदित्य से अब रहा नहीं गया और वो उसे देखते हुए लेकिन विधि से बोला, आदित्य, भाभी माँ रिधु आपसे संभाला नहीं जा रहा तो बोल दो मुझे, मैं संभाल लूंगा उसे। कम से कम उसे इतनी चोट तो नहीं ही लगने दूंगा मैं, इतना तो भरोसा आप कर ही सकती हो मुझ पर। विधि एक बार आदित्य को देख रही थी तो फिर एक बार विधान को। दोनों भाई की ये तानों की बौछार को वो और वीर काफी एंजॉय कर रहे थे। विधान, वाइफी वो दोनों आध्या और जानवी कहाँ है? रात में डिनर के लिए नीचे नहीं आए और अभी ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आए हैं। क्या कोई बात है जो तुमने मुझे नहीं बताया है? उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? विधान आदित्य को इग्नोर करते हुए विधि की तरफ देखते हुए बोला, विधि, विधान जी छोटी की फीवर हो गया है, बहुत ही फोर्स करके तो मैंने उसे मेडिसिन दी है, लेकिन वो एक नंबर की जिद्दी लड़की है। डॉक्टर से दिखाने के लिए साफ मना कर रही है। अब तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कुछ भी कहने पर कह रही है जी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फीवर ही तो है, आपने आप ठीक हो जाएगा। प्लीज आप जरा ब्रेकफास्ट करने के बाद जरा डॉक्टर को कॉल करके यहाँ आने को बोल दीजिए। विधान, वाइफी ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी? माना कि वो बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। ऐसी चीज में अगर वो जिद करगी तो तुम मान लोगो उसकी सारी बातें। हम वीर, डॉक्टर को कॉल करो और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ आने को भी बोलो। विधि की बात सुनकर वो उससे काफी नाराज लग रहा था। उसकी आवाज में छुपे हुए गुस्से को विधि ने भांप लिया था और उसकी आंखें आंसुओं से तुरंत ही भर गई, इससे पहले कि वो आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर गालों पर आते। विधि ने झट से अपना सिर नीचे झुका ली ताकि उसके आंसू कोई देख ना पाए। वीर ने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल कर दिया। वहीं न जाने क्यों आदित्य की बेचैनी बढ़ गई थी। उसे अपने सीने में एक बेचैनी सी महसूस ही जो कल से ही उससे महसूस हो रही थी और विधि की बातें सुनकर और बढ़ चुकी थी, जिनके कारण को आदित्य समझ नहीं पाते रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिधान, मोग मुदिक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मासी ते बात साथ दाना जाना है, आप मुदे ले तलोई चलोगी? रिधान उस खामोशी भरे माहौल को भंग करते हुए अपनी क्यूट सी तोतली आवाज में बोला और यही उसकी बातें सुनकर विधि को छोड़कर बाकी तीनों चौंक गए और सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। लेकिन आदित्य रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा, आदित्य, रिधु आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी गर्लफ्रेंड भी है? कब बनाए अपने गर्लफ्रेंड? और बनाई भी तो अपने चाचू को क्यों नहीं बताया आपने? मैं तो आपसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, फिर ये क्यों सीक्रेट रह गई हमारे बीच? आदित्य अपने मुंह फुलाते हुए बोला। वहीं उसकी बातें सुनकर विधि और वीर मुस्कुरा उठे। वहीं विधान की तो बाहें ही तन गई, जिसकी वजह उसका बेटा और उसका शैतान भाई दोनों ही थे। विधि, आदि वो अपनी छोटी मासी को ही गर्लफ्रेंड मासी बोलता है? विधि सभी के सवालों का जवाब देते हुए बोली, जिसे सुनकर विधान थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। वहीं आदित्य मन ही मन सोचते हुए खुद से ही बोला, आदित्य, वहाँ बेटा चाचू से ही सब छुपा रहे हों और घर में ही गर्लफ्रेंड बना लिए। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो पक्का मैं तेरी ही गर्लफ्रेंड मासी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता और तुझे बताता कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन फिलहाल तो ये इस जन्म क्या अगले किसी भी जन्म में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड है जो मेरी फ्यूचर वाइफ भी है। आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला कि इतने में उसके कानों में विधान की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि वीर से कुछ कह रहा था। विधान, वीर, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो
और हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसे तुम हैंडल कर लेना, आज ऑफिस नहीं आऊँगा। विधि, अरे इसके लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर तो आ ही रहे हैं, ना मैं तो हूँ ही ना आप जाए ऑफिस। विधि विधान की बातें सुनकर बोली, विधान, मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी जिम्मेदार हो और वैसे भी मेरे ऑफिस ना जाने का कारण विधान है। उसे आज रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाना है मुझे और उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना है। ऑफिस भले ही उसे अपने साथ लेकर जाता हूँ लेकिन मीटिंग्स की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आज काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे अपने बेटे के साथ में। विधान काफ़ी रूड तरीके से विधि को जवाब देते हुए बोला, जिसे सुनकर विधि की आंखें फिर से नम हो गई और इस बार वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही वीर और आदित्य भी चले गए, अब वहां विधान और रिधान ही रह गए थे। CH 92 विधान का विधि को इग्नोर करना। आदित्य की तड़प, अब तक। विधान, वीर मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसे तुम हैंडल कर लेना, आज ऑफिस नहीं आऊँगा। विधि, अरे इसके लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर तो आ ही रहे हैं, ना मैं तो हूँ ही ना आप जाए ऑफिस। विधि विधान की बातें सुनकर बोली, विधान, मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी जिम्मेदार हो और वैसे भी मेरे ऑफिस ना जाने का कारण विधान है। उसे आज रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाना है मुझे और उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना है। ऑफिस भले ही उसे अपने साथ लेकर जाता हूँ लेकिन मीटिंग्स की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आज काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे अपने बेटे के साथ में। विधान काफ़ी रूड तरीके से विधि को जवाब देते हुए बोला, जिसे सुनकर विधि की आंखें फिर से नम हो गई और इस बार वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही वीर और आदित्य भी चले गए, अब वहां सिर्फ विधान और रिधान ही रह गए थे। अब आगे आध्या और जानवी का कमरा। डॉक्टर आध्या का चेकअप कर रहा था, करने में उन दोनों के अलावा विधि, विधान, रिधान और जानवी भी थी। विधान वहीं लगे सोफे पर कि राजा की तरह एकदम लीन होकर बैठा हुआ था और उसकी गोद में रिधान था जो उसके सीने पर अपना सिर टिकाए हुए एकटक उस डॉक्टर को घूरे जा रहा था, जो उसकी इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड मासी को इंजेक्शन लगा रहा था। आध्या का फीवर इतना बढ़ गया था कि वो हल्की बेहोश की हालत में थी, जिसकी वजह से उसे इंजेक्शन लगने का जरा भी पता चला ही नहीं। उसे इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर विधि की ओर पलटा, क्योंकि विधान की ओर देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। वो विधि को एक नज़र देखकर अपनी नज़रें आध्या पर बनते हुए बोला, डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन दे दिए हैं और प्रिस्क्रिप्शन एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला है, आप इसे मंगाकर इन्हें दे दीजिएगा। कुछ ही घंटों में इनका फीवर नॉर्मल हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार आकर इन्हें देख लूँगा। अब इजाज़त दीजिए। इतना बोलकर वो डॉक्टर चुप हो गया। विधान ने उसे जाने को कहा तो वो झट से 9-2-11 हो गया। विधान, जानवी में जा रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर है ना तुम्हारा पास जिससे रिधान तुमसे बात करता था, वही नंबर है, तो कुछ भी तो कॉल कर लेना मुझे। अपनी बहन की तरह बेवकूफ़ियाँ मत करना, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ ना तुमसे। जिस पर जानवी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर रिधान को लेकिन कमरे से बाहर चला गया। विधि आंखों में नमी लिए हुए उसे देखने लगी, क्योंकि विधान ने साफ इग्नोर किया था उसे। जानवी ने उनके बीच की ये खटपट को भांप लिया था, लेकिन आध्या की चिंता में वो उस पर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर आदित्य, जिसके लिए कॉलेज आया था, आज वो कॉलेज नहीं आई थी। उसे ना देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी, साथ ही उसे अब काफी गुस्सा भी आ रहा था आध्या के ऊपर। कॉल ना करके वो सीधा उसके घर जाने की सोचकर वो अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी रोहन के फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। वो बिना किसी की परवाह किए गाड़ी से निकलकर फार्म हाउस की ओर बढ़ गया। देखा तो गेट लॉक था, ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए धक्के से रह गया। तभी उसे एक आदमी दिखा जो थी लॉक खोलकर अंदर जा रहा था। वो शायद इस फार्म हाउस की सफाई के लिए आया था। उसे देखकर आदित्य जल्दी से बोला, आदित्य, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ जो आध्या शास्त्री रहती है वो क्या कहीं गई हुई है? अभी कल तक तो यहाँ कोई लॉक नहीं लगा था, फिर आज अचानक यहाँ लॉक क्यों लग गया? क्या सब लोग कहीं गए हैं? आदित्य की बात सुनकर बोला आदित्य उसे देखने लगा, फिर बोला, आदमी, आप कौन हैं और क्यों जानना चाहते हैं इन लोगों के बारे में? अब भाई, इतना तो पूछना बनता ही था सेफ्टी के लिए। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए आदित्य सोच में पड़ गया कि वो क्या कहे, फिर कुछ सोचकर बोला, आदित्य, मैं आध्या का दोस्त हूँ, वो आज कॉलेज नहीं आए और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है।
ये बात आदित्य ने झूठी बोली थी, अभी तक उसने उसे एक भी बार कॉल नहीं किया था। आदित्य की बात सुनकर जो आदमी हल्की सी स्माइल के साथ बोला, आदमी बेटा रोहन सर और उनकी पत्नी दोनों ही वापस चले गए। बाकी आध्या बिटिया और जानवी बिटिया यही अपनी बहन के यहाँ चली गई है रहने के लिए। उसका आदमी की बात सुनकर आदित्य फिर से बोला, आदित्य क्या आप मुझे आध्या का एड्रेस दे सकते हैं, मुझे उससे मिलना था। आदित्य बड़ी ही बेचैनी के साथ बोला, आदमी बेटा मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, आपके पास आध्या बिटिया का नंबर तो है ना? आप कोशिश करते रहो, जब लग जाए तो उनसे ही एड्रेस ले लेना, उन्हीं से। इतना बोलकर वो आदमी फार्म हाउस का गेट खोलकर अंदर चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य ने गुस्से से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और आध्या को कॉल करने लगा। लेकिन ये क्या, आदित्य की बात सच ही हो गई, आध्या का कॉल सच में ही नहीं लगा। उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। बस फिर क्या था, आदित्य का गुस्सा मानो आसमान छूने लगा था। एक तो वो बेचैन था और आध्या का ना मिलना उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो बस जल्द से जल्द आध्या को अपनी नज़रों के सामने चाहता था, ताकि उसे देखकर उसे सुकून मिल सके, उसके बेचैन दिल को चैन मिल सके जो वो चुरा कर ले गई है अपने साथ। आदित्य डैम शिट यार, ये लड़की इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है यार, एक बार मिल जाए ये इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर ये खुद को समझती क्या है, मैं यहाँ इसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ और इस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ती है मुझसे। आदित्य गुस्से में बोला और अपनी गाड़ी में बैठकर ओबरॉय विला वापस जाने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। विला आकर आदित्य सीधा अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे में जाते ही दूर को लॉक करके सीधा तोड़फोड़ करने लगा। आदित्य अपना सारा गुस्सा अपने रूम में रखी हुई अपनी चीजों पर निकाल रहा था। जब उसका गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ तो वो सीधा वॉशरूम चला गया और शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। वही विधि जो आदित्य को आते हुए देख उसके पीछे उसे आवाज देते हुए आई थी। उसके कमरे से तोड़फोड़ की आवाज सुनकर विधि घबरा गई थी और भागते हुए उसके कमरे के बाहर आए। बाहर से ही उसके दूर को खटखटाते हुए बोली, विधि आदि क्या हुआ आपको? आदि बच्चे दरवाजा खोलो। आदि आदि देखो बच्चे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अपनी भाभी माँ की बात नहीं मानोगे, प्लीज दरवाजा खोल दो। विधि की तेज आवाज सुनकर जानवी भी वहां आ गई थी और विधि को देखते हुए बोली, जानवी विधि क्या हुआ, कौन दरवाजा नहीं खोल रहा है? तू ऐसे परेशान होकर चिल्ला क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? विधि देखना जानू, आदि दरवाजा ही नहीं खोल रहा है और अंदर से कुछ टूटने की आवाज भी अभी आ रही थी। सुबह तो ठीक था और अभी ना जाने क्या हो गया। विधान जी भी घर पर नहीं है। अगर आदि ने कहीं चोट वोट लगा ली तो वो मुझ पर और गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उनके भाई का ख्याल नहीं रखा। और एक ये लड़का है, ना जाने क्या हो गया है इसे, ये अपनी भाभी माँ की बात ही नहीं सुन रहा है। विधि की बातों से जानवी ये जान गई थी कि अंदर जो शख्स है वो विधान का भाई और विधि का देवर है। आदित्य ने तो मानो जैसे अपने कानों में रुई ही ठूंस ली थी। विधि की काफी कोशिशों के बाद भी जब आदित्य ने डोर नहीं खोला तो विधि भागते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना फोन लेकर विधान को कॉल करने लगी। 2 ही रिंग में उधर से विधान ने कॉल को आंसर कर लिया। विधान हम इससे आगे वो कुछ कहता कि विधि अपनी घबराई हुई आवाज में बोल पड़ी, विधि वी विधान जी वो आदि। विधान क्या हुआ आदि को? विधान ने तुरंत ही उसकी बातों को काटकर बोला। तो विधि ने उसे सब बता दिया, जिसे सुनकर तुरंत आने को बोलकर विधान ने कॉल कट कर दिया। क्या जान पाएगा आदित्य आध्या के बारे में, या होगा कहानी कोई नया ट्विस्ट? CH93 आदित्य और विधान की बातें। अब तक विधि देखना जानू, आदि दरवाजा ही नहीं खोल रहा है और अंदर से कुछ टूटने की आवाज भी अभी आ रही थी। सुबह तो ठीक था और अभी ना जाने क्या हो गया। विधान जी भी घर पर नहीं है। अगर आदि ने कहीं चोट वोट लगा ली तो वो मुझ पर और गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उनके भाई का ख्याल नहीं रखा। और एक ये लड़का है, ना जाने क्या हो गया है इसे, ये अपनी भाभी माँ की बात ही नहीं सुन रहा है। विधि की बातों से जानवी ये जान गई थी कि अंदर जो शख्स है वो विधान का भाई और विधि का देवर है। आदित्य ने तो मानो जैसे अपने कानों में रुई ही ठूंस ली थी। विधि की काफी कोशिशों के बाद भी जब आदित्य ने डोर नहीं खोला तो विधि भागते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना फोन लेकर विधान को कॉल करने लगी। 2 ही रिंग में उधर से विधान ने कॉल को आंसर कर लिया। विधान हम इससे आगे वो कुछ कहता कि विधि अपनी घबराई हुई आवाज में बोल पड़ी, विधि वी विधान जी वो आदि। विधान क्या हुआ आदि को? विधान ने तुरंत ही उसकी बातों को काटकर बोला।
तो विधि ने उसे सब बता दिया, जिसे सुनकर तुरंत आने को बोलकर विधान ने कॉल कट कर दिया। अब आगे विधान की गाड़ी ओबरॉय विला के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो तुरंत ही अपनी गोद में सो रहे रिधान को लेकर गाड़ी से बाहर निकला और सीधा विला के अंदर चला गया। विधि जो खड़ी होकर उसके इंतजार में हॉल में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, उसे देखते ही जल्दी से उसके पास आई। वो कुछ कहने को हुई कि इससे पहले ही विधान रिधान को उसकी गोद में देते हुए बोला, विधान, इसे सुला दो कमरे में ले जाकर, और हाँ, आदि को लेकर परेशान मत हो। वो किसी बात पर शायद गुस्सा हो, हट हुआ हो, इसलिए खुद को कमरे में बंद करके तोड़फोड़ किया होगा उसने। ये उसकी बचपन की आदत है खुद को करने में बंद करना या फिर तोड़फोड़ करना। मैं उसे देख लूंगा, तुम रिधान को संभालो, इतना बोलकर आगे बढ़ गया। विधि रिधान को अपनी गोद में लिए हुए उसे जाता हुआ देखकर कुछ सोचते हुए अपने करने में चली गई। आदित्य के करने की दूसरी की लेकर वो उसके करने की ओर बढ़ गया। जब उसके कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो कमरे का हुलिया देखकर उसकी भौहें ही सिकुड़ गई। चीजें यहाँ वहाँ फ्लो पर टूटकर बिखरी हुई थी। विधान ने कमरे में अपनी नजरें घुमाकर देखी तो आदित्य वहाँ कहीं नहीं था। तभी उसकी नज़र बालकनी के ग्लास दूर पर गई जो कि खुला हुआ था। विधान ने ये देखकर एक गहरी सांस ली, फिर मुड़कर करने के दूर को लॉक कर लिया, जिससे उन दोनों भाइयों के बीच कोई न आए। अपने पैरों को संभाल कर नीचे रखते हुए किसी तरह विधान बालकनी में गया तो देखा कि बालकनी के एक कोने में पड़े काउच पर आदित्य अपना सिर नीचे झुकाए हुए बैठा हुआ था। विधान चुपचाप उसकी बगल में जाकर बैठ गया, जिसका एहसास होते ही आदित्य ने नजरें उठाकर देखा तो विधान को देखकर उसके गले लग गया। तो विधान ने भी उस पर अपनी बाहें कस दी। कुछ देर की खामोशी के बाद विधान अपनी शांत आवाज में बोला, विधान, आदि क्या हो गया तुझे, ये सब क्या है बच्चा? सुबह तो सब नॉर्मल था, फिर ये जो तूने तोड़ फोड़ की है और खुद को कमरे में अकेला बंद करके बैठा है, इसका क्या मतलब समझे में? किसी ने कुछ कहा या कोई गर्लफ्रेंड का मामला तो नहीं है ना? विधान कुछ सोचते हुए बोला, जिस पर आदित्य सकपका गया और उससे दूर होते हुए अपनी नज़ारे इधर उधर करके बोला, आदित्य भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आप जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे नजरें चुराते हुए बोला, जिसे देखकर विधान की भौहें सिकुड़ गई और इस बार वो अपने दांत पीसकर हल्के गुस्से में बोला, विधान बस आदि बहुत हो गया, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुमने कहा और मैंने मान लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इतने समझदार हो गए हो जो मुझसे बातें छुपाने लगे हो? अब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनने आया था तुम्हारी बातें को, वरना बहुत से तरीके हैं मेरे पास पता करने के, समझे तुम? अब तक मैं बातें घुमा फिरा कर तुमसे पूछ रहा था, अब मैं तुझसे साफ साफ पूछ रहा हूँ कि वो लड़की कौन थी जो तेरे साथ 2 से 3 बार फार्म हाउस पर गई थी? क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच जो तू हट है? विधान इतना बोलकर चुप हो गया और उससे जवाब का इंतजार करने लगा। वहीं आदित्य तो आंखें फाड़े अपने भाई को देख रहा था कि उसे ये सब बातें कैसे पता है, और अगर पता है तो वो अब क्या जवाब देगा। वो उसे अपनी दूरी बातों को दरकिनार करके वो विधान ये जानने के लिए बोल पड़ा कि उसे ये सब कैसे पता, जिसका जवाब जानने के लिए वो अपनी हकलाहट भरी आवाज में उससे पूछा, आदित्य आपको ये कैसे पता चला? भाई क्या आप मेरा पीछा करते हो? आपको और कोई काम नहीं है क्या? आदित्य बोलते बोलते हल्के गुस्से में अनुमान लगाकर विधान से बोला, विधान आदि तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक ठीक है। विधान ने सीक्रेटली ही आदित्य के पीछे अपने गार्ड लगा रखे थे जो उसे आदित्य की पल पल की खबर देते थे। मुझसे सवाल बाद में कर लेना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या कारण है तुम्हारी इस हालत का? आदि ये तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र आदित्य के दूसरे हाथ पर पड़ी जिस पर चोट लगी थी, और अब तक हाथों में निकल रहा खून भी सूख चुका था। विधान ने उस हाथ को पकड़ लिया और देखने लगा, जिसे आदित्य ने खींचकर हटा लिया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, आदित्य कुछ नहीं भाई, बस जरा सी खरोंच लग गई है, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आदित्य बातें बदलते हुए विधान से बोला, विधान आदि अपने भाई को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे? बच्चे क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे अपनी बातें भी छुपाने लगे? इस बार विधान ने लास्ट कोशिश करते हुए अपने गुस्से को दरकिनार करते हुए बोला। विधान की बातों से आदित्य अब पिघल गया था और एक बार फिर से उसके सीने से लग गया। उसकी आंखों में हल्की नमी सी आ गई थी जो साफ साफ बता रहे थे कि कितना तड़प रहा है वो आध्या को देखने के लिए। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद आदित्य ने एक गहरी सांस ली।
और अपने और आध्या के प्यार के बारे में उसने संग कुछ शुरू से लेकर अब तक बता दिया। CH94 उस लड़की को गायब करवा दो अब तक। विधान, आदि तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक ठीक है। विधान ने सीक्रेटली ही आदित्य के पीछे अपने गार्ड लगा रखे थे जो उसे आदित्य की पल पल की खबर देते थे। मुझसे सवाल बाद में कर लेना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या कारण है तुम्हारी इस हालत का आदि? ये तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र आदित्य के दूसरे हाथ पर पड़ी जिस पर चोट लगी थी, और अब तक हाथों में निकल रहा खून भी सूख चुका था। विधान ने उस हाथ को पकड़ लिया और देखने लगा जिसे आदित्य ने खींचकर हटा लिया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला, आदित्य कुछ नहीं भाई, बस जरा सी खरोंच लग गई है, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आदित्य बातें बदलते हुए विधान से बोला। विधान, आदि अपने भाई को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे बच्चे? क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे अपनी बातें भी छुपाने लगे? इस बार विधान ने लास्ट कोशिश करते हुए अपने गुस्से को दरकिनार करते हुए बोला। विधान की बातों से आदित्य अब पिघल गया था और एक बार फिर से उसके सीने से लग गया। उसकी आंखों में हल्की नमी सी आ गई थी जो साफ साफ बता रहे थे कि कितना तड़प रहा है वो आध्या को देखने के लिए। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपने और आध्या के प्यार के बारे में उसने सब कुछ शुरू से लेकर अब तक बता दिया। अब आगे। आदित्य, भाई उसका कॉल नहीं लग रहा और यहीं कहीं अपने दिल के साथ रहने चली गई है। भाई प्लीज आप उसे ढूंढ दो मेरे लिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कब मुझे उससे इस कदर प्यार हो गया कि उसे देखे बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। प्लीज प्लीज भाई, आदित्य विधान के हाथों को पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोला। विधान उसे देखने लगा कि उसका भाई किस कदर पागल हो गया है। उस लड़की कर प्यार में विधान ने मन ही मन ठान लिया कि अगर वो लड़की उसके भाई के लायक हुई तो वो जरूर किसी भी कीमत पर उन दोनों को एक कर देगा, और अगर उसे ये पता चला कि वो लड़की उसके भाई के लिए ठीक नहीं है तो वो उसे उसकी जिंदगी से निकाल देगा, और उसके लिए ये करना भी अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था क्योंकि आदित्य का प्यार नहीं पागलपन दिखाई दे रहा था उस लड़की के लिए। कुछ सोचकर विधान आदित्य से बोला, विधान, आदि आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तूने कुछ मांगा हो और तेरे भाई ने वो तुझे ना दिया हो? और ये तो मेरे भाई का प्यार है, अगर मुझे लगा कि मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता है वो उसके लिए बेस्ट है तो फिर मुझे चाहे जो करना हो वो तेरी ही होगी, लेकिन उससे पहले तुझे अपने पैर पर खड़ा होना होगा। मुझे जब ये लगेगा कि मेरा भाई अब उस काबिल हो चुका है कि अब वो अपने साथ साथ किसी और की भी जिम्मेदारी उठा सके तो फिर तेरी शादी करा दूंगा उस लड़की से। और रही बात उसे ढूंढने की तो वो तो मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन मिलने के बाद भी तू उसे नहीं देख पाएगा क्योंकि तू अभी कार्तिक के पास जा रहा है। मैं तुझे ये बात भी बताने आया था, कार्तिक को तेरी हेल्प चाहिए अपने नए प्रोजेक्ट में, वीर बता रहा था। तो अभी कुछ खा लो, जेट रेडी है तो थोड़ी देर में निकल जाना। विधान ने अपना फैसला एक पल में ही सुना दिया। वहीं आदित्य अपने आंखें छोटी करके विधान को घूरते हुए बोला, आदित्य, वाह भाई, यहाँ मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, ये सोच करते मेरे भाई मेरी हेल्प करेंगे, यहाँ आप तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से ही दूर भेजने की प्लानिंग किए जा रहे हो। मुझे कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, और अगर आप उसे नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। आदित्य ओबरॉय के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वैसे भी हमारा कॉलेज तो सेम ही है, एक ना एक दिन तो वो कॉलेज आएगी ही, या फिर अगर उसका कॉल लगा गया तो भी मुझे उसका पता मिल जाएगा। आदित्य फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जिसे सुनकर विधान के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, विधान, हम बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर क्या हो अगर मैं उस लड़की को गायब करवा दूं, तुम्हें उससे कभी मिलने ही ना दूं तो क्या कर लोगे? तुम कैसे मिलोगे अपनी गर्लफ्रेंड से, बताओ मुझे। आदित्य, आप ऐसा कुछ नहीं जाएंगे, मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था, आप ये बहुत गलत कर रहे हो भाई मेरे साथ, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। आदित्य मुंह फुलाते हुए बोला। विधान, तो ठीक है, मेरी बात मान लो और चले जाओ, वैसे भी एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर आ जाना और ये एक हफ्ते यूं निकल जाएंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा, और एक हफ्ते बाद जब तू यहाँ होगा तो पक्का वो लड़की तेरे सामने होगी इस विला में। विधान उसे समझाते हुए एक आखिरी कोशिश करते हुए बोला। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य विधान को देखते हुए अपनी बुझी हुई आवाज में बोला, आदित्य, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन सिर्फ कार्तिक का सोच कर जा रहा हूँ, आप अपना वादा याद रखिएगा। आदित्य की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था, जिसे विधान भी अच्छे से समझ रहा था, लेकिन आदित्य के भविष्य के लिए उसे उसके सामने सख्त बनना पड़ रहा था।
आदित्य उठकर खड़ा हुआ और कमरे में जाने लगा कि तभी विधान ने पीछे से उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसे देखकर आदित्य के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही विधान उसका हाथ पकड़कर खुद ही उसे उसके कमरे में ले आया और बैग पर बिठा दिया और बैग के साइड टेबल के पास चला गया। वहीं आदित्य सवालिया नजरों से उसे देखने लगा कि उसका भाई आखिर कर क्या रहा है। तभी विधान अपने हाथों में फास्टेड बॉक्स लेकर वापस उसके पास आया और उसके बगल में बैठकर उसके हाथों पर लगी हुई चोट पर फास्टेड करने लगा। विधान, आगे ये ऐसा कोई पागलपन मत करना आदि जिससे तुम्हें चोट पहुंचे, समझ आई बात। इतना बोलकर विधान उसे पैकिंग करने का बोलकर उसके कमरे से बाहर निकल आया। विधान का कमरा। विधि बालकनी में खड़ी थी और अपने ही किसी ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक ही उसे अपने कमरे में लेकर पेट तक किसी की मजबूत सी पकड़ महसूस हो रही थी, जिसे वो चिहुन को थी। लेकिन अगले ही पल जब उस छुअन को महसूस की तो नॉर्मल हो गई और अपने सिर को पीछे उस शख्स के सीने से सटा ली। विधि, विधान जी आदि ठीक तो है ना, क्या हो गया था अचानक उसे? विधि वैसे ही खड़ी हुई धीर से बोली। विधान, वाइफी उसके लिए परेशान मत हो, वो आशिक बना घूम रहा है। इतना बोलकर विधान ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और बिना एक भी पल गंवाए विधि के होंठों से अपने होंठों को मिलाकर उसे किस करने लगा। विधि को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी किस चली। विधि से हल्का सा दूर होते हुए विधान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद किए वैसे ही खड़ा रहा। CH-95 बेबी डोंट पैनिक। अब तक विधि बालकनी में खड़ी थी और अपने ही किसी ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक ही उसे अपने कमरे में लेकर पेट तक किसी की मजबूत सी पकड़ महसूस हो रही थी, जिसे वो चिहुन को थी। लेकिन अगले ही पल जब उस छुअन को महसूस की तो नॉर्मल हो गई और अपने सिर को पीछे उस शख्स के सीने से सटा ली। विधि, विधान जी आदि ठीक तो है ना, क्या हो गया था अचानक उसे? विधि वैसे ही खड़ी हुई धीर से बोली। विधान, वाइफी उसके लिए परेशान मत हो, वो आशिक बना घूम रहा है। इतना बोलकर विधान ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और बिना एक भी पल गंवाए विधि के होंठों से अपने होंठों को मिलाकर उसे किस करने लगा। विधि को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी किस चली। विधि से हल्का सा दूर होते हुए विधान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद किए वैसे ही खड़ा रहा। अब आगे रात का समय। इस वक्त विधि, विधान और वीर डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। विधि दोनों को डिनर सर्व कर रही थी। आदित्य जा चुका था। आध्या उसके इतने पास थी फिर भी वो जान नहीं पाया था और इस वक्त वो उससे काफी दूर चला गया था। इन सब से अनजान आध्या बुखारा से तप रही थी। जानवी उसके सिरहाने बैठी हुई उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। अभी ना तो उन दोनों ने डिनर किया था ना ही विधि ने किया था। वो तो बस उन दोनों को सर्व करने के लिए वहां बैठी हुई थी। रिधान आज काफी थक गया था इसलिए वो उठकर डिनर करके दोबारा सो गया था। वीर, भाभी आप डिनर क्यों नहीं कर रही है? और छोटा चैंप रिधान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है वो? विधि, भाई वो डिनर करके बहुत पहले ही सो गया है, आज काफी थक गया है वो घूम घूम कर। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में छोटी और जानू के साथ खा लूंगी। वैसे भी जब से वो दोनों आए हैं मुझे उनके साथ बैठकर खाने का मौका ही नहीं मिला। छोटी का फीवर ही नॉर्मल नहीं हो रहा है। इतना बोलकर उदासी से वो चुप हो गई। विधि वीर को भाई और वो उसे भाभी कहता था क्योंकि कुछ ही महीनों का सही वो विधान से छोटा था और इस रिश्ते से वो विधि को भाभी कहता था और वो विधि से बड़ा था इसलिए विधि उसे भाई कहती थी। और वैसे भी देवर भी तो भाई ही तो होता है। विधान ने भी उसकी बातें सुनकर फिर उसे खाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए तो विधि भी अपना और उन दोनों का डिनर लेकर जानवी के कमरे में चली गई। जानवी का कमरा। विधि कमरे में आए और डिनर को वहीं लगे सोफे के पास रखी टेबल पर डिनर को रख दी। फिर एक बाउल में आध्या के लिए सूप निकाल कर बेड पर उसके पास आई। जानवी, विधि उसे मुझे दे, मैं इसे उठाकर पिला दूंगी, तू जाकर अपना डिनर कर ले। विधि, रहने दे, तू एक काम कर, इसे अपने सहारे से पकड़कर बैठ जा, मैं इसे पिला दूंगी। वैसे भी ये 2 दिन में ही काफी वीक हो गई है, ऐसे खुद से ठीक से बैठ नहीं पाएगी। इतना बोलकर वो उसे जगाने लगी तो आध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। जानवी, बच्चा उठ जा, चल ये सूप पी ले, देख लेती। डेडू ने तेरा फेवरेट टोमेटो सूप बनाया है, जैसा तुझे पसंद है। जानवी उसे अपना सहारा देते हुए उठाकर बैठाते हुए बोली तो आध्या उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी जगह पर उठकर कर बैठ गई।
तो विधि ने धीरे धीरे करके सारा सूप उसे पिला दिया और फिर उसका मुंह साफ करके दोनों ने उसे आराम से लिटा दिया। विधि, जानू तू जाकर डिनर कर ले, तब तक मैं इसकी पट्टियां कर देती हूँ। देख अब इस बात पर कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करना, तू वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है। रिधान को डिनर कराते वक्त मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, इसलिए मैं अभी थोड़ा रुक कर खा लूंगी, विधि उससे साफ झूठ बोलते हुए बोली। तो जानवी भी उठकर सोफे पर चली गई, उसे भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए जल्दी जल्दी खाने लगी। थोड़ी ही देर में उसका भी डिनर कंप्लीट हो गया तो वो बेड पर आ गई। जानवी, विधि अब तो जा और जाकर डिनर कर ले, मुझे पता है तूने कोई डिनर विनर नहीं किया है, मैं जाकर डिनर कर लूँ इसलिए तूने ऐसा झूठ बोला है मुझसे। हम एक साथ बड़े हुए हैं विधि, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने ये बेकार के झूठ ना बोल कर तू। मैंने तेरी बात मान ली ना, तो अब तू भी मेरी बात मान ले और जाकर डिनर कर ले। विधि, जानू मुझे पता है तू बड़ी होशियार है, तू मेरा झूठ पकड़ लेती है। ठीक है तू बैठ, इसके पास थोड़ा रुककर इसे मेडिसिन दे देना। वैसे भी काफ़ी हद तक इसका फीवर नॉर्मल हो गया है, मुझे लग रहा है कि उस डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसा ही रहा तो सुबह तक इसका फीवर उतर जाएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहीं डिनर कर लूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगी। विधि अपनी डिनर की प्लेट उठाते हुए कमरे से बाहर जाते हुए जानवी से बोली। विधि अपने कमरे में ना जाकर सीधा किचन में चली गई और दोबारा खाली हाथ किचन से बाहर आए और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इसका मतलब साफ था कि उसने डिनर किया ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा था वहां आसपास जिसने ये देख लिया था। विधि जब कमरे में आई तो देख कि उसका कमरा पूरी तरह से खाली था। दोनों बाप बेटे शायद इससे कनेक्टेड वाले कमरे में होंगे, ये सोचकर विधि उस कमरे के अंदर चली गई। जाकर देखी तो वहां बस रिधान ही था, जो काफी गहरी नींद में बेड पर पैर फैलाकर सो रहा था। उसके सोने के तरीके को देखकर विधि के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो चलकर उसके पास आए और झुककर उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रख दी, फिर उसे अच्छे से कवर करके उस रूम से निकलकर अपने बेडरूम में आ गई। आते ही उसकी नज़र विधान पड़ी, जो कॉफी टेबल पर डिनर लगा रहा था। ये देख उसके पास जाते हुए बोली, विधान जी ये आप क्या कर रहे? विधान जी अभी तो डिनर किया था आपने, क्या आपको फिर से भूख लग गई? विधान, वाइफी ये मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, आओ डिनर कर लो। विधान उसे घूरते हुए अपनी रूड वॉइस में बोला। उसकी आवाज से ही ये महसूस हो रहा था कि वो विधि जे डिनर ना करने से नाराज था। विधि भी सकपका गई ये जानकर कि विधान को पता चल गया। उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए अपनी धीमी सी मायूसी भरी आवाज में बोली, विधि, विधान जी मुझे अकेले खाने का मन नहीं हो रहा था, पर अगर आप मुझे अपने हाथों से खिला दो दिन तो मैं खा लूंगी। विधान की बातें सुनकर विधान ने ना में सिर हिलाते हुए खाने की एक बाइट लेकर उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर विधि ने अपना छोटा सा मुंह खोलकर उसके खा ली। ऐसे ही विधान ने धीरे धीरे उसे खिला दिया और टिश्यूज से उसके मुंह को साफ कर दिया। थोड़ी देर में सर्वेंट आई और वो प्लेट लेकर चली गई। कुछ देर तक दोनों सोफे पर ही बैठे रहे खामोशी के साथ, जिसे तोड़ते हुए विधान बोला, विधान, वाइफी, विधि हम वैसे ही बैठे हुए बोली, विधान, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? क्या तुम अपने भाई की यहाँ वाली कंपनी को संभालना चाहती हो या फिर मेरे साथ काम करना चाहोगी? विधि, विधान जी आपको तो सब पता ही है कि हमारे पास हमारी कोई डिग्री ही नहीं बचा है, जो पास थी वो बाबा के साथ ही जल गई। इतना बोलते ही विधि अचानक से पैनिक कर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सब मंजर घूमने लगा। उसे यूं पैनिक करता हुआ देखकर विधान घबरा गया और जल्दी ही उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने सीने से लगा लिया और हल्के हाथों से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, विधान, वाइफी टेक अ डीप ब्रीथ बेबी, डोंट पैनिक। जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना हम सभी, मेरी आंखों में देखो बेबी, ऐसे बीमार पड़ना है तुम्हें? क्या चाहती हो आध्या के बगल में तुम भी लेट जाओ? वाइफी मेरी तरफ देखो, इस बार विधान जोर से बोला, जिसे सुनकर विधि डर गई और उसकी आंखों में देखने लगी। अगले ही पल उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए विधान ने अपने होंठों को उसके होंठों से जोड़ लिया और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। उसकी इस प्यार भरी किस से विधि धीरे धीरे नॉर्मल हो गई थी। अब आंखें बंद किए उसके किस को फील करते हुए उसे किस बैक करने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद विधान उससे हल्का सा दूर हुआ और उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही उठ गया। बैक के पास आते हुए विधान ने उसे बेड पर बहुत ही प्यार से लिटा दिया और उसके माथे को चूमकर उससे दूर हो गया। विधि उसकी आंखों में देख रही थी। एक नज़र उसे देख विधान उस रूम से कनेक्टेड रूम में चला गया।
वापस रिधान को अपनी गोद में लिए आया और उसे विधि के पास लाकर लिटा दिया, जिसे देखकर विधि रिधान की ओर पलट कर लेट गई और उसे अपने सीने से लगा ली। विधान भी रूम की लाइट को ऑफ करते हुए विधि की दूसरी ओर जाकर लेट गया और लेटते ही विधि को खींचकर अपने सीने से लगाकर उसके अपनी ओर घुमा ली। अभी विधि कुछ समझ पाती कि दोबारा से विधान ने उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़कर किस करने लगा। जैसे लग रहा था कि विधान को मानो विधि के होंठों की बहुत ही तलब लगी हो। धीरे धीरे किस करते हुए ही दोनों गहरी नींद में चले गए और एक दूसरे से लिपट कर सो गए। If you want to listen this type of novel, then follow me and please subscribe my channel and do like and share.